अच्छा ठीक है, तो चलिए अपन ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन लिखे थे, कुछ और लिख देते हैं। जैसे आप जानते हो सभी को पता है कि आर तो एल्काइल ग्रुप है, उसकी जगह पर क्या रखना है, तो ये हुआ NH2 COOH, और आर चेंज करते जाओ तो एक तो याद करना ही करना है, CH2SH, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, इट इज सिस्टीन। सिस्टीन, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद एक और है, एक और है CH2 COOH, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। ये आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों, ग्लूटामिक एसिड, है ना। एक और आना चाहिए, कौन सा, तो ये आना चाहिए कि OH, है ना। हाँ जी, ये हो गया टायरोसिन, ठीक है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, एनसीईआरटी में है, तो 3+3 यानी टोटल हमें कम से कम 6 अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। सामने लिखे हैं आपके, प्लीज नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन के नोट किए थे, तीनों ही एनसीईआरटी में थे, ये तीन भी एनसीईआरटी में है लेकिन चेन के फॉर्म में है, इसलिए आपको दिखेंगे नहीं, जब पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएंगे। तो फटाफट इनको भी नोट करके लर्न करना है। ठीक है, अब आता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं ये एम्फोट्रिक कंपाउंड्स हैं। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोट्रिक कंपाउंड? ध्यान से समझो, कह रहे हैं कि अमीनो एसिड्स आर एम्फोट्रिक, अमीनो एसिड्स आर एम्फोट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एम्फोट्रिक वर्ड? बिकॉज दे कंसिस्ट, because they consist one acidic, that is COOH group, and one basic, that is NH2 group। तो ये दोनों एक ही अमीनो एसिड के अंदर हैं, और ऐसा जब भी होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक। हाँ बेटा, साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड आएगा, ओके, हैप्पी, ठीक है। अब बेटा ये नेटवर्क आए तो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, तो उसको कोऑपरेट करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, वो ट्राई कर रहे हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क अपने घर का तो है नहीं, तो ट्राई कर रहे हैं ठीक करने का, सो डोंट वरी। ये नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया तो फिर मैं आगे बताऊं। ठीक है, नोट कर लिया।
क्या रिंग के ऊपर क्या लिखा है? कौन सी रिंग? रिंग ये ओ एच, ओ एच, ठीक है। ये फर्स्ट स्लाइड है। यशराज, इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो भाई? हैं, दावत में गए थे क्या? रिंग के नीचे क्या लिखा है? CH2। ओके, अमन थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। ज्विटर आयन अगला पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं, पहले ये नोट कर लो। कर लिया? कर लिया हो तो फिर मैं ज्विटर आयन बताऊं? इसी को नोट करने में इतना टाइम लगा रहे हो। टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो तो दिक्कत नहीं होती है, लेट ज्वाइन करते हो इसलिए दिक्कत होती है। ठीक है, अब नोट कर लिया है तो मैं अगली बात बता रहा हूँ, ज्विटर आयंस। सुनो बच्चे, इसमें दो तीन टर्म आएंगे। एक आएगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, है ना, पीएच से रिलेटेड है। तो मैं पहले बता रहा हूं, फिर आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझो। ये तो अपने को पता है कि यहां पर अपन ने H ले लिया, मान लो यहां पर R ले लिया। बात है अमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। तो ये NH2 की जगह NH3 प्लस, NH3 प्लस, और ये C O O-, इस सिचुएशन को कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन। तो ऐसा कब होता है, ध्यान से समझ लो। अगर अपन ये बना दें NH3 प्लस H R और COOH, एक ये सिचुएशन हो सकती है एक्वस मीडियम में। और एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि NH2 ही हो, CHR और इधर CO- हो। तो ये जो बीच वाला है, ये दिस इज ज्विटर आयन, दिस इज नॉट ज्विटर आयन, दिस इज नॉट ज्विटर आयन। ऐसा कब होगा कि एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो, यानी एक ही कंपाउंड है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चार्ज हैं बच्चे, एंड दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज ज्विटर आयन। एम आई क्लियर? दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज ज्विटर आयन। So with positive and negative both the charge, with positive and negative both the charges, both the charges in one compound, one compound at isoelectric point, at isoelectric point, at isoelectric point, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे ऐसा होगा। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट समझते हैं क्या है बच्चे? ऐसी पीएच जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए अमीनो एसिड को, तो वो ना एनोड की तरफ जाएगा ना कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो नेट, हाँ, जीरो हो जाएगा। तो ना मूवमेंट एनोड की तरफ होगा ना कैथोड की तरफ होगा। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? दैट पीएच at which, at which, that pH at which
that pH at which amino acid doesn't move, does not move in electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मूव ही नहीं करता, उस कंडीशन को हम कहते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म, और ये किसी स्पेसिफिक पीएच पे होगा। बेटा इसके लिए यशराज न्यूट्रल पॉइंट टर्म नहीं यूज करते हैं, जो यूज करते हैं वो मैंने लिखवा दिया है, ठीक है? तो नोट कर लो फटाफट, सामने लिखा है आपके सब कुछ। ज्विटर आयन सबको समझ में आ गया होगा? नोट कर लिया सबने? फिर मैं अगली बात बताऊं। चलिए, तो मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? तो एसेंशियल या इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल स्लैश एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो अपने को इनडिस्पेंसिबल यानी एसेंशियल बनाना है ना, हमेशा इस दुनिया के लिए या किसी चीज के लिए। तो एसेंशियल मतलब बिल्कुल आवश्यक, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो ये कौन से अमीनो एसिड्स होंगे? बहुत सिंपल सी बात है, दीज आर दोज अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। These are those amino acids which cannot be synthesized by human body. So they can be obtained by only food. इसलिए हमारे बॉडी हमारे लिए क्या है? ये एसेंशियल है, क्योंकि हमें चाहिए ही चाहिए, हम नहीं बना सकते, हमें फूड में लेना ही पड़ेगा। बेटा ब्लर का हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इट इज नेटवर्क इश्यू, जितना ट्राई करना था वो कर लिया गया है, अब बार बार मत लिखिएगा, ठीक है? इसे हम यहां से कुछ नहीं कर सकते अब। तो अब दोबारा मैसेज मत लिखना ब्लर के लिए। इज इट क्लियर? आवाज भी सुनाई दे रही होगी, कम से कम आवाज से काम चलाइए, नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं है। एनीवे तो इनडिस्पेंसिबल ऑब्लिक एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमने क्या बताया? सब समझा रहा हूं, बोल तो रहा हूं ना, कि टोटल जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें से 10 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कैसे हैं, हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो लिख लीजिएगा, सेंटेंस में बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, इसलिए मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए। These are those amino acids which cannot be synthesized by human body. These are those amino acids which cannot be synthesized by human body. These are those amino acids which cannot be synthesized by human body, which cannot be synthesized by human body. So they are essential to obtain from food. So they are essential to obtain from food. So they are essential to obtain from food. हमें भोजन से ही प्राप्त करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है अपने पास। Is it clear? So they are essential to obtain from food. Isn't it? Perfect.
चलिए, तो अब अगली बात करते हैं कि इंडिस्पेंसिबल और एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं कौन कौन से। मैं एग्जांपल्स नोट करता हूं। वैलिन, आइसोल्यूसिन, फेनाइल एलेनिन, फेनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, एंड थ्रियोनिन, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन, तो इतने अमीनो एसिड क्या हैं, आपको क्लियर हो गया? पक्का? कैसे हैं ये? वेरी गुड, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ओके, अब तुम लोग फालतू का अपना कुछ बता रहे हो, हलवा, मीठी फेनी, वो आपका है। मेरा जो है वो मैं आपको बता देता हूं, आप ट्रिक अपनी अपने पास रखिए। मैं इसकी ट्रिक लेता हूं, बहुत इजी है, बहुत आसानी से बच्चों को याद भी हो जाती है। सभी का फर्स्ट लेटर ले लो, VIP, फिर HALL ले लो, हॉल, इसको पढ़ लो सिर्फ में, HALL, हॉल हो गया। और तुम थे, हो गया। कितनी शॉर्ट सी ट्रिक है, तुमने 1 किलोमीटर लंबी ट्रिक लिख दी, उसको ट्रिक को याद करने के लिए एक और ट्रिक चाहिए होगी, हैं? ठंडी लस्सी हो, पता नहीं क्या बकवास लिख रखे हो, ठीक है। चलो, तो अब क्लियर हो गया पहले। तो मैंने क्या कहा, VIP हॉल में तुम थे, तो शॉर्ट में ऐसे ट्रिक हो गई, VIP हॉल में तुम थे। ट्रिक शॉर्ट और स्वीट होनी चाहिए ना, इतनी लंबी थोड़ी ना बना दो, मतलब लस्सी फेनी याद ही नहीं आ रही कौन क्या है। तो ठीक है, बाकी आपकी चॉइस से। तो VIP हॉल में तुम थे। अब इसमें किसने क्या बताई मुझे नहीं मालूम, बाकी आपकी चॉइस है, मैंने बोला ना, मैं किसी को मना तो कर नहीं सकता। तो मैंने कहा ये था, इसमें से ये एसेंशियल है, एसेंशियल की डेफिनेशन बता दी हमने। लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन, इन दोनों को भी हम सिंथेसाइज कर लेते हैं, यानी इनकी जरूरत एडल्ट में नहीं होती है, बच्चों में होती है। तो सेंटेंस लिखिएगा, histidine and arginine can be synthesized by histidine and arginine can be synthesized by histidine and arginine can be synthesized by adults but not by the children. That's why they are considered as semi essential amino acids. That's why they are considered as semi-essential amino acids. So histidine and arginine can be synthesized by adults but not by the children. So they are considered as semi-essential amino acids. So they are called as semi-essential amino acids. Okay? Ritu, is it okay, beta? Perfect. Okay. So histidine and arginine, semi-essential amino acids. Okay? अब इसमें से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं?
तो इनमें से तो केवल एक है मेथियोनिन, बाकी मैं अलग से बता देता हूं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड लिख लो, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड दो तीन मैं बता देता हूं। मेथियोनिन है एक तो, जो कि इसमें आता है, जो कि एसेंशियल में आता है। बाकी सिस्टीन है और सिस्टाइन है, ये तीन अमीनो एसिड हैं सल्फर कंटेनिंग। ठीक है, तीन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं, सामने लिखे हैं, नोट कर लीजिए। बाकी सब जो 20 में से 10 और हैं वो नॉन एसेंशियल हैं, तो उनको लिखवाने की जरूरत नहीं। जब आपको एसेंशियल याद रहेंगे तो नॉन एसेंशियल्स अपने आप ही समझ में आ जाएंगे कौन से हैं। तो मैं इसलिए नॉन एसेंशियल याद करवाता ही नहीं हूं, और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं डी अमीनो एसिड्स और एल अमीनो एसिड्स, इनके फॉर्म्स क्या होते हैं। तो देखो, डी अमीनो एसिड क्या है। मैंने कहा अगर ऐसा है, और एक फॉर्म ऐसा हो सकता है भाई कि इधर NH2 हो जाए, इधर HCOOH, तो केमिस्ट्री इतनी तो आती होगी ना आप लोगों को, इनफैक्ट अब तो सब पढ़ा दी गई होगी। तो ये हो जाएगा डी फॉर्म, और ये हो जाएगा एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। क्या ये आपको आता है या इसको भी समझाना पड़ेगा? हैं, इतना तो पढ़ लिया होगा ना केमिस्ट्री में अभी। यानी ये दोनों आपस में क्या है, इनैंशोमर्स। बोलो, ये आता है कि नहीं आता, इनैंशोमर्स? ठीक है, इतने गंवार नहीं है, चलो ठीक है। अब मेरे को तो क्या है, भरोसा नहीं होता आप लोगों पे, क्योंकि आप लोग इतने बेकार बेकार के क्वेश्चन पूछते हो, तो मुझे लगता है पता नहीं आता है कि नहीं आता। अच्छा है। अच्छा, अगर आता है इतना तो मुझे बताओ, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसका हम जिसके इनैंशियोमर्स नहीं है? हर एक अमीनो एसिड के इनैंशियोमर है, सिर्फ एक ऐसा है जिसका इनैंशियोमर नहीं है। बताओ बताओ, ये तो आता ही होगा ना। हैं, हाँ, ग्लाइसिन, बिल्कुल सही। अरे अभी तो पढ़ चुके हो ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि ग्लाइसिन में तो दोनों में एल्काइल की जगह एच रखा है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना ग्लाइसिन। ठीक है, तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसके फॉर्म्स हो ही नहीं सकते। क्लियर हो गया? तो नीचे स्टार बना के लिख लो कि all amino acids possess two enantiomeric forms except glycine because it is optically inactive. All amino acids possess two enantiomeric forms except glycine because it is optically inactive. Because it is optically inactive, isn't it? Because it is optically inactive. Am I clear to all of you? अभी भी रिपीट करना है? ओके, आई एम रिपीटिंग। All amino acids possess two enantiomeric forms
except glycine because it is optically inactive. Because it is optically inactive, isn't it? तो इनैंशियोमेरिक फॉर्म आपने सामने आपके लिखे हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, ज्यादातर प्रोटीन्स में एल अमीनो एसिड होते हैं या डी अमीनो एसिड होते हैं? ज्यादातर प्रोटीन्स में नालायकों एल अमीनो एसिड होते हैं, डी नहीं होते, ठीक है? सब ने, ज्यादातर 99% ने। अब ग्लूकोज डी यहां पर कहां आ गया यार? ग्लूकोज पॉलीसेक्राइड है, गजब के आइटम हो यार तुम भी, हैं? ग्लूकोज यहां कहां से आ गया दीपांशु? अभी प्रोटीन पढ़ रहा है ना तू? तेरे को तो पक्का घर में आके लगाऊंगा मैं दो चार। प्रोटीन पढ़ रहा है, वहां ग्लूकोज उठा के ले आया है। प्रोटीन और ग्लूकोज में, शुगर और प्रोटीन में कोई फर्क नहीं समझ में आता तेरे को? अच्छा, तू सोच रहा है सब मिक्स कर देता हूँ, मतलब वो दाल रोटी चावल एक साथ खा रहे हैं ना सब सब्जी, है ना? हाँ, इसका एड्रेस भेज देना तुम अभिषेक। अभिषेक कह रहा है मैं इसका एड्रेस भेज दूंगा ठीक है, लिखो, पागल, है ना? कोई लिख रहा है कि सर आप इतने प्यार से डांटते हो कि डर ही नहीं लगता। ठीक है बेटा, घर में आके फिर प्यार से थप्पड़ भी लगाऊंगा। लिखो अब तो एनैंशियोमेरिक फॉर्म लिख लिया। हाँ, क्या लिखना था अपने को? मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स पजेस, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स पजेस, वाई क्यों पूछ रहा है भाई नमन? इसमें वाई क्या हो गए? तो फैक्ट है ना, हर जगह वाई थोड़ी नहीं लगा देना है। तो लिखो मोस्ट प्रोटीन्स पजेस, कौन सा अमीनो एसिड? तो बता ही दिया था आपको, एल अमीनो एसिड्स। मोस्ट प्रोटीन्स पजेस एल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट, डी अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन, D amino acids are found in D amino acids are found in peptidoglycan of bacterial cell wall, peptidoglycan of bacterial cell wall and antibodies, peptidoglycan of bacterial cell wall and antibodies, peptidoglycan of bacterial cell wall and antibodies, ओके? हाँ, अब मैं अमीनो एसिड्स मिल करके कैसे प्रोटीन बनाते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर रहा हूं। देखो, जब भी दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो उनके बीच का बॉन्ड कौन सा होगा? ये तो पढ़ा है अपन ने, बचपन से पढ़ा है, अब तो बुढ़ापा आ गया तुम्हारा। पेप्टाइड बॉन्ड, ये पढ़ा है ना सबने? हाँ जी, चलो ठीक है। तो अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे ऐसे ले लिया अपन ने, एक अमीनो एसिड है, इसमें आर ले लिया प्लस, अब अमीनो एसिड कैसे हम चेंज करते हैं भाई? बेसिक तो सब कुछ वही रहता है, सिर्फ आर यानी एल्काइल ग्रुप चेंज कर देते हैं। तो इसको अपन ने कर दिया आर डैश, और यहां फिर से ले लिया क्या? NH2, है ना? तो सिर्फ चेंज क्या होता है? एल्काइल ग्रुप चेंज होता है, और तो कुछ चेंज होता नहीं है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है? ऐसे लिख दिया NH2, एक ही बात है, HNH यानी NH2। तो इन दोनों को अगर आपस में रिएक्शन कराएं तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि यहां पर इसका COH का OH
और NH2 का H, ये -H2O, ये निकल जाएगा डिहाइड्रेशन के लिए। और अब क्या बनेगा, बॉन्ड कैसा बनेगा, कितना आसान है भाई, CO इधर बचा और इधर NH2 ये है, तो इधर क्या आ गया, NH। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सभी को। इधर क्या आ गया, NH, और इधर क्या आ गया, CO. So which is peptide bond? This CONH bond is peptide bond. पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन्स का जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ये डिहाइड्रेशन से बनता है ना। क्वेश्चन कई बार पूछा, फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन, कई बार एग्जाम में पूछा है फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन। और हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया। पहले डिहाइड्रेशन से पता नहीं कितने बार पूछते हैं। पेप्टाइड की स्पेलिंग में TIDE होता है, TY नहीं। एंड इट इज CONH, जिसमें C और O भी कैपिटल लेटर में लिखना है महाराज, है ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख लो आप। क्लियर हुआ पहले? तो अब आपसे फिर से मेरा क्वेश्चन है कि ये रिएक्शन ऐसा थोड़ी ना है कि 2 अमीनो एसिड रख दोगे तो साथ में हो जाएगी। तो यहां पर क्या चाहिए होता है, कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? यार दीपांशु तुम बहुत बड़े वाले आइटम हो। ग्लाइकोसिडिक यहां कहां से आ गया, फिर से कार्बोहाइड्रेट उठा लाया तू। भाई इसके आसपास जो रहता हो उसको 2-4 थप्पड़ लगा दो जाके आज, इसको कार्बोहाइड्रेट बहुत पसंद है। ठीक है, हाँ जी, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता भैया, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम चाहिए। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने करेक्ट लिखा। कैसे पढ़ा है तुमने भाई, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज? अरे ये तो पढ़ चुके हो चैप्टर, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज वाला। कहां पर पढ़ा था पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम? है प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा होगा ना, कैसे जोड़ता है। अब आ गया समझ में? अभी पढ़ा है इसी साल, फिर भूल गए। बीमारी है क्या भूलने की, गजनी हो क्या है? कोई बात नहीं, मैं बेटा दीपांशु ऐसे ही पढ़ाऊंगा और ऐसे ही तुमको डांटता रहूंगा, और देख लेना तुम्हारा बायोमोलिक्यूल एकदम मस्त तैयार हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, थोड़ा सा बस ब्रेन यूज करते रहो, ज्यादा है नहीं तो इसलिए थोड़ा ही यूज करो, जितना है उतना यूज करो। हाँ बेटा रहेगा ना साइटोप्लाज्म में, तो ये तो पढ़ा होगा ना प्रोटीन सिंथेसिस में, तो लिख लो, फटाफट लिख लिया करो। तो ऐसे अब आप प्रोटीन बना लोगे। तो अगर कभी कोई पूछे कि प्रोटीन में किस तरफ एन टर्मिनल होता है, किस तरफ सी टर्मिनल, तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत पड़ेगी क्या, या आपको इसको देख करके ही पता चल गया? ये जो बना एक डाइपेप्टाइड बन गया, तो क्या इस डाइपेप्टाइड को देख करके आपको पता चल गया कि किस तरफ एन टर्मिनल है, किस तरफ सी टर्मिनल है? ये तो डाइपेप्टाइड हो गया ना। ऐसे तीसरा जोड़ दोगे यहां पर तो ट्राइपेप्टाइड, चौथा टेट्रापेप्टाइड, ऐसे सैकड़ों जोड़ते जाओगे तो पॉलीपेप्टाइड। तो किस तरफ है एन टर्मिनल? अरे इस तरफ ना, ये लेफ्ट साइड में, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल। अब इधर आप राइट साइड में जितने अमीनो एसिड जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे, मान लो आपने 2 लाख जोड़ दिए, तो भी जो सबसे आखिरी वाला होगा, क्योंकि इधर से तो COOH तो इधर से NH, तो आखिरी सबसे आखिरी वाले में COOH ही मिलेगा ना।
इसका मतलब इस तरफ क्या हो जाएगा भाई, राइट साइड में सी टर्मिनल। अब समझ में आया, सी टर्मिनल क्या है और एन टर्मिनल क्या है। ये लेफ्ट साइड है और उधर क्या है, राइट साइड। तो राइट साइड में हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, हैं, राइट साइड में क्या रहेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला सेकेंड वाला नहीं आता पार्थ, लेफ्ट और राइट आता है। तो लेफ्ट साइड में क्या है, एन टर्मिनल, राइट साइड में क्या रहेगा, सी टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन। फटाफट सब नोट करते जाया करो। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं बताऊं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। मैं बहुत प्यार से और बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, कल भी बताया था कि आपको बिल्कुल नहीं आता, और मानना क्या है, ये तो सच्चाई है, दिख ही रहा है मुझे। इसलिए फुल क्लास जैसा, जैसे फ्रेशर बच्चा पढ़ता है ना पहली बार जीवन में, वैसा पढ़ो, ठीक है। अब सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, आपने नाम सुना होगा, एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स, सुना है ना ऐसा कि भाई एसिडिक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ऐसे नाम सुनते हैं। तो बेसिक या एसिडिक अमीनो एसिड किस बेस पर होता है और कब न्यूट्रल हो जाता है। तो पहला जैसे मैं टाइप लिखूं, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड्स, इसमें क्या होता है एग्जैक्टली exactly? इसके एग्जाम्पल हैं एस्पार्टिक एसिड, नाम में लगा है एसिड तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ग्लूटामिक एसिड, सिर्फ दो ही हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड आपने अभी पढ़ा, अभी स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, CH2 COOH। तो अगर आप ग्लूटामिक एसिड का भी स्ट्रक्चर जानते हो, जानते ही हो, अरे ऐसा था ना, ऊपर तो इतनी जगह नहीं है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। हाँ जी, तो अभी आपने पढ़ा था CH2 COOH, नीचे लिया था R, इधर NH2, इधर COOH। तो क्या आप बता सकते हो कि इस ग्लूटामिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक हैं और कितने अमीन हैं तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड 1 अमीन। तो कार्बोक्सिलिक का चार्ज कैसा होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, कार्बोक्सिलिक का निगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, 2COO माइनस एंड 1 NH3 प्लस, ऐसा बनेगा इसमें। सो नेट चार्ज विल बी नेगेटिव, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव मतलब एसिडिक ना, वैसे भी समझ में आ रहा है, 2 COOH है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और अमीन बेसिक होता है, तो एक बेसिक दो एसिडिक, तो नेट क्या हो गया, एसिडिक। तो ओवरऑल अमीनो एसिड को हम किस में रखेंगे, एसिडिक में। क्लियर है। अब अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे
तो ये किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ? एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड क्या है, एनोड कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है निगेटिव? तो एनोड पॉजिटिव है, हाँ जी। सो इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड, टुवर्ड्स एनोड। मुझे लगा मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा, इजंट इट? तो फटाफट लिखो एसिडिक अमीनो एसिड। बहुत मुश्किल होता है, हर एक का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रिसर्च से पता है, तो ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं है। अब इसका अगर अपोजिट देख लो तो क्या आ जाएगा, अल्कलाइन अमीनो एसिड। अरे भाई एसिडिक का अपोजिट क्या हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड। तो इसमें कुछ ज्यादा बताना ही नहीं है, इसका ठीक अपोजिट देख लो आप, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक या अल्कलाइन अमीनो एसिड्स, बेसिक या फिर अल्कलाइन अमीनो एसिड्स पढ़ाया जाए भाई। अरे सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल पहले अच्छा लिख लो कि आर्जिनिन, आर्जिनिन, लाइसिन, है ना, ये एग्जाम्पल हैं इसके, आर्जिनिन लाइसिन जो सबसे मेन है। मैं बता रहा था कि इनमें क्या होता है, तो 2 NH3 प्लस एंड 1 COO माइनस, so net charge is positive, net charge is positive and move towards the cathode। ये तो ठीक रिवर्स हो गया ना इसका, मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ये तो इजीएस्ट है, नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया? पूरे याद करने हैं क्या इसमें? क्या नाम है आपका, राघव? हाँ बेटा पूरे ही कर लो, उसमें क्या है, हिस्टडीन कर लो तो पूरे ही हो गया, बस इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। तो हिस्टडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये तीन क्या है, बेसिक हैं, ये दो ही केवल एसिडिक हैं, और बाकी जो 20 की बात कर रहा हूं, बाकी जो 15 हैं प्रोटीन बनाने वाले, वो सब न्यूट्रल हैं। अब न्यूट्रल तो इजीएस्ट है भाई, न्यूट्रल में क्या होगा, ना एसिडिक ना बेसिक, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, इससे इजी क्या होगा, 1 NH3 प्लस एंड 1 COO माइनस, सो नेट चार्ज इज 0, नेट चार्ज इज 0, है ना, न्यूट्रल। एग्जाम्पल क्या है, रेस्ट 15 अमीनो एसिड्स, इन्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप सिर्फ क्या याद करो, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, वो तो वैसे ही एसिडिक हैं, तो एसिड नाम से ही पता चल गया। तो भैया बेसिक याद करने हैं अपने को, इसका मतलब हमको, हमारे पास कुछ ट्रिक बन जाए कि हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है, ये अगर हम याद करें तो हमारे पास अल्कलाइन समझ में आ जाएगा। बोलो, कैसे याद करोगे इसे? हाँ याद आया, बस मैं HLA से याद करवाता हूं,
अरे अपना ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन तो अपना रिलेट भी करेगा, फालतू की कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। बेसिक HLA, बस इतना याद कर लो। कैसे याद करोगे? मैंने ऐसे याद किया है, बेसिक HLA, बस हो गया। मैं इसको पूरे में कुछ नहीं याद करता, मैं सिर्फ एक ट्रिक याद रखता हूं कि बेसिक HLA, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एसिडिक है, वो अपने आप याद हो जाएंगे, बाकी बचे हुए न्यूट्रल ही हैं। अच्छा, एल को कुछ बच्चे इसमें ल्यूसीन समझ जाएंगे, बेटा उन बच्चों का मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वो फिर कुछ और बना लें। अरे भाई 2-4 बार पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब तुम बिल्कुल एकदम मंद बुद्धि जैसे सिर्फ HLA याद करके चले जाओगे। थोड़ा सा वो ट्रिक का मतलब ये होता है कि हमें कंफ्यूजन हो तो हम याद आ जाएगा। मुझे लगता है अब सब समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड क्या है? पता है, आप जानते हो? हाँ जी, ट्रिप्टोफैन है। पता है ट्रिप्टोफैन में एक नहीं डबल रिंग होती है। तो सेंटेंस ही लिख लो कि ट्रिप्टोफैन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। लिखो बच्चे, ट्रिप्टोफैन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड बिकॉज इट possess टू रिंग्स। है ना, तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ होगा नहीं। तो बिकॉज इट possess टू रिंग्स। इसे आपने बॉटनी में पढ़ा है एक जगह, कहां पढ़ा है याद करके बताओ? प्लांट हार्मोन में, इंडोल एसिटिक एसिड। तो लिख लो, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड और इट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। याद आया? 11th में, यस। लिख लो, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन इंडोल एसिडिक एसिड। 11th बॉटनी में प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स कहते हैं जिन्हें, वहां पढ़ा होगा। और आपको एक मेरी ट्रिक याद आ रही है क्या कि टायरोसिन कहाँ होता है? मैंने एक ट्रिक बताई है। अच्छा हाँ, मैंने कहाँ पढ़ाया आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन? अब वो तो 11th का पार्ट है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, थायरॉक्सिन वाली बात बता देता हूँ, आपको नहीं पढ़ाया अभी, सही कह रहे हो। तो जो टायरोसिन रहता है, टायरोसिन अमीनो एसिड, अभी तो लिखा था, इसका स्ट्रक्चर भी पता है। तो टायरोसिन अमीनो एसिड इज फाउंड इन, क्या बनाने के लिए जरूरी है? तो फाउंड इन थायरॉक्सिन। कौन कौन से हॉर्मोन्स में है वो बता रहा हूं, थायरॉक्सिन, कॉमा एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, कॉमा नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन हॉर्मोन्स, 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 ठीक है, एंड मिलेनिन पिगमेंट, मिलेनिन पिगमेंट, ठीक है। तो मिलेनिन पिगमेंट बनाने के लिए जरूरी है थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन बनाने के लिए जरूरी है। मेरे पास मस्त ट्रिक है, मजा आ जाएगा आपको टायरोसिन के लिए, है ना। कुछ लोग तो कहेंगे सर ये धंधा भी बढ़िया है, कैसे?
थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, टायरोसिन के लिया टायर, 10 टायर, मिलेनिन को पढ़ा हमने मिले, बस हो गया ना। थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, टायरोसिन, मिले मतलब मिलेनिन, तो 10 टायर मिले। खुश हो गए पंचर जोड़ने के लिए हैं? तो याद रहेगा टायरोसिन क्या करता है, 10 टायर मिले। तो आपको वो भी याद हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम, वहां पूछता है कि कौन से अमीनो एसिड से कौन सा हार्मोन बना है, तो नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन पूछते हैं ना। हाँ, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ अंचित, तो बस यही करना पड़ेगा। अब देख ले तू, अपना जगह वगैरह भी देख ले, ठीक है। चल अब हो गया। तो याद रहेगा 10 टायर मिले, कहाँ मिले, किसे मिले, पता नहीं, मेलानिन पिगमेंट, ओके। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मिलेटोनिन हार्मोन है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो भी एंडोक्राइन सिस्टम वाला, पीनियल ग्लैंड वाला। तो जो मिलेटोनिन है उसमें कौन सा अमीनो एसिड होता है, अगर कोई बता पाए, मिलेटोनिन में, मिलेटोनिन हार्मोन पूछ रहा हूं, तुम मिलेनिन बता रहे हो, सात्विक हैं, सुबह सुबह ले लिए क्या, क्या डोज लेते हो, मेलोनिन अमीनो एसिड, नालायक दीपांशु, ये कौन सा अमीनो एसिड तूने पैदा कर दिया, ये दुनिया में होता है क्या। हाँ, कुछ लोगों ने इतनी देर में गूगल करके बता दिया, ट्रिप्टोफैन, करेक्ट है ना, इतनी देर लगे आंसर करने में, इसका मतलब गूगल किया गया है, ठीक है। याद नहीं है, और अगर याद है तो फिर बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। तो लिख लो कि ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड helps in synthesis of melatonin, helps in synthesis of melatonin hormone, helps in synthesis of melatonin hormone, ठीक है। अच्छा आपने कभी एक टर्म पढ़ा है अमीनो एसिड में, आ, ऐसे आता है इमिनो एसिड, इमिनो एसिड, ये पढ़ा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, इमिनो एसिड, हैव यू एवर स्टडीड अबाउट दिस, नहीं। हाँ जी, सुनो जिन्होंने नहीं पढ़ा, भाई अमीनो एसिड में NH2 होता है, तो दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनमें NH है, तो लिख देना NH ग्रुप इज प्रेजेंट, प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ NH2, तो इसलिए इनको कहते हैं इम्यूनो एसिड्स। इसी इसी NH ग्रुप को पता है क्या बोलते हैं, इम्यूनो ग्रुप, इम्यूनो ग्रुप, एमाइड हो गया ना, तो एमाइड का इम्यूनो ग्रुप, एग्जाम्पल है दो, प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, तो प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन, ये दो अमीनो एसिड हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में बोले तो इम्यूनो एसिड्स, क्लियर है। स्ट्रिक्ट सेंस में क्या है बेटा, इम्यूनो, अब तो आ गया होगा भाई सबको। ठीक है, नोट कर लिया सबने।
ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो लेवोरोटेटरी होते हैं या डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं या सिमेट्रिकल होते हैं? हाँ, तो मैं तो प्रोटीन फॉर्मिंग वालों की ही बात कर रहा हूं। एसिमेट्रिकल तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए। आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, लिखो फटाफट। एक्सेप्ट ग्लाइसिन all amino acids are levorotatory. Except glycine, all amino acids are levorotatory and asymmetrical. ठीक है, are levorotatory and asymmetrical. अच्छा एक और बताओ, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होंगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये बताओ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक किसे कहेंगे? ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। aromatic amino acids consist benzene ring, consist benzene ring, है ना? कौन कौन आ जाएगा इसमें? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फेनाइल एलेनिन, फेनाइल एलेनिन। तो टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फेनाइल एलेनिन, isn't it? बेटा करना ही नहीं है दिव्यांशु, वो सब अपने आप वहां बन जाएंगे। अभी पढ़ लो इस बार, फिर देखना सारे बनेंगे। ठीक है, डोंट वरी, पक्का मेरे को भेजना कंप्लीट करने के बाद। जैसे अभी मैं प्रोटीन कंप्लीट करूंगा, प्रोटीन के क्वेश्चन भेजना, मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, हो गया ये? समर्थ सही है, सही बात है आपकी। बोलो, ये नोट कर लिया? अब जैसे कोई भी प्रोटीन बनाए तो क्या होगा? जैसे कोई प्रोटीन है, तो जो प्रोटीन का नेचर है वो किस पर डिपेंड करेगा? इसके कॉन्फ़िगरेशन पर, या फिर मतलब अमीनो एसिड के कॉन्फ़िगरेशन पर, या अमीनो एसिड के सीक्वेंस पर। अरे वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों चीज। अरे भाई अमीनो एसिड जैसे मान लो एक लगा है ट्रिप्टोफैन, ऐसा मान लो लगा हुआ है, एक अमीनो एसिड लगा है ट्रिप्टोफैन, फिर दूसरा ट्रिप्टोफैन, तीसरा मेथियोनिन, चौथा एलेनिन, पांचवा ग्लाइसिन, एक ये प्रोटीन हो गई। जरा सा चेंज कर लो, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन सब सही है, बस ग्लाइसिन और एलेनिन जरा सा सीक्वेंस चेंज कर दिया है, दूसरी प्रोटीन हो गई। तभी तो कहते हैं कि प्रोटीन्स मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन दिस अर्थ। सो फटाफट लिखिएगा, प्रोटीन इज कंसीडर्ड एज मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन दिस अर्थ। प्रोटीन इज कंसीडर्ड एज मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन दिस अर्थ, यानी इसके मैक्सिमम टाइप्स हैं, है ना? मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन दिस अर्थ। और लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, properties of protein depends upon, properties of proteins depends upon sequence of amino acids, अभी समझाया, and configuration of protein molecule, sequence of amino acids and configuration of protein molecule।
कॉन्फ़िगरेशन समझाएंगे अभी। सीक्वेंस तो एग्जैक्टली समझ में आ गया कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्लियर है? हाँ जी, सिकल सेल एनीमिया में 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड गया, उसकी जगह पे क्या गया? वेलिन। एक जरा से चेंज से कितना बड़ा चेंज आ गया? ठीक है, करेक्ट बात है आपकी सौम्या सचान। तो मैंने जो बात बताई ये क्लियर हुई क्या पहले आपको? ठीक है ना, कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे जरा सा चेंज करने से क्या हो जाता है। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं प्रोटीन के। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये बहुत अच्छे से पढ़ने हैं अपने को। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे अपन? नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएं और क्या लिखेंगे? लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, on the basis of configuration, protein structures are of following types. On the basis of configuration, protein structures are of following types. ओके, तो सबसे पहला लिखा जाए प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन या प्राइमरी स्ट्रक्चर। पहला लिखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इसे बहुत अच्छे से समझना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो खैर इजी है, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी बहुत अच्छे से समझने। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो अभी मैंने एक तरह से आपको समझा दिया। क्या बताया मैंने? ऑलरेडी समझा दिया है। अगर आप समझ पाओ तो याद करो, आपने यही पढ़ा था ना, सी एन NH2, याद आया? आर एच और COOH, और इस COOH में CO आ गया, नेक्स्ट वाले का NH आ गया, H2O माइनस हो गया, तो फिर क्या बन गया? CHR। ठीक है, अब इसमें R डैश कर दिया मैंने, कोई और अमीनो एसिड है। फिर और अगला बनना है तो कैसा बनेगा? तो इसका CO, फिर NH, फिर CH, फिर R डबल डैश कर दो। फिर और बनाना है आपको, तो वो आपके ऊपर है कितना बना सकते हो। क्लियर रहेगा? तो जैसे ये ट्राइपेप्टाइड बन गया तो इसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड आ गए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें पता क्या चलता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब लीनियर स्ट्रक्चर, आप अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड जोड़ते चले जा रहे हो, बस और कुछ नहीं, सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ते चले जा रहे हो। क्लियर हुआ ना? ऑफ कोर्स ये रिलेटिवली ज्यादा अनस्टेबल होंगे, धीरे धीरे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सेकेंडरी की और बढ़ेगी, टर्शरी और फिर क्वाटरनरी मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे। तो पहले ये समझोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना बच्चे। तो ये बिल्कुल रॉड जैसे ऐसे सीधे सीधे बनता चला गया। भाई अमीनो एसिड लगाते जाओ, आप 1 लाख अमीनो एसिड लगा दोगे तो 1 लाख अमीनो एसिड की प्रोटीन हो जाएगी। सोचो कितने ज्यादा ये डाइवर्स हो सकते हैं, मतलब इन्फाइनाइट है। उस 1 लाख अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक अमीनो एसिड आपने इधर उधर किया, फिर से नई प्रोटीन। आप समझ सकते हो ना? मतलब इसका तो आप मैथ्स भी आपकी क्लियर है, अनलिमिटेड है। इसलिए पूछा आता है एग्जाम में, स्टार बना लेना उसे, कि मोस्ट क्या है? डाइवर्स, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और पूछ लूं, मुझे याद आ रहा है, आप जानते हो क्या फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकेंड क्लास प्रोटीन? इज देयर एनीबडी हु नोज फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास प्रोटीन? नो आइडिया। देखो बेटा, फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो होती हैं, सुन लो, फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो होती हैं जिनमें सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और सेकेंड क्लास प्रोटीन वो होती हैं जिनको हम खाते हैं तो हमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं मिलते,
तो अब आप बताओ कि वेज और नॉन वेज, तो जो नॉन वेज प्रोटीन होगी, नॉन वेज से मिली होगी, वो फर्स्ट क्लास होगी, या जो वेज से मिली होगी वो फर्स्ट क्लास होगी? नलायको, नॉन वेज से। नॉन वेज इसीलिए सुनो ध्यान से, जब आप नॉन वेज खाते हो ना, तो साथ में कोई कॉम्बिनेशन नहीं लेना पड़ता। चिकन खा लिया, सारी प्रोटीन मिल गई, लेकिन दाल खा लोगे तो सारी प्रोटीन, सारे अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे। चिकन खाने से सारे अमीनो एसिड एसेंशियल मिल जाएंगे एक ही बार में। इसलिए जब चिकन खाते हैं तो केवल चिकन खाते हैं और किसी चीज की जरूरत नहीं है। वैसे इतना समझना नहीं, मैं प्योरली वेजिटेरियन हूं, है ना। ठीक है, लेकिन मैं डाइट के हिसाब से बता रहा हूं कि सारे अमीनो एसिड्स किस में मिल जाते हैं? नॉन वेज में। इतना क्लियर हुआ ना? तो लिख लो, अच्छा कहीं ऊपर लिख लो, लिखो, क्या लिखोगे? एनिमल प्रोटीन इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन, ऊपर लिखो। एनिमल प्रोटीन इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन because it consists because it consists all essential amino acids, because it consists all essential amino acids. Okay dear, plant proteins are second class proteins. Plant proteins are second class proteins because plant proteins are second class proteins because they lack, yeah, they do not consist all essential amino acids. They do not consist all essential amino acids. Is it clear? Okay. नहीं, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए फिर भी। सात्विक, एक तो तुम्हारा नाम सात्विक है, तुम नॉनवेज की बात कैसे कर सकते हो? मैंने कहा इंडिया में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अब बताओ क्यों? क्योंकि क्योंकि अरे वो तो बात की बात है, जानवरों को मारना और ना मारना, लेकिन अगर आप यूरोप में होते तो मैं कहता कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए। अरे यहाँ पर क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट है इंडिया में, जानवरों को मारना और ना मारना वो एक अलग बात है। यहाँ पर हॉटर क्लाइमेटिक कंडीशंस है इंडिया में, पता है आपको? जानते ही हो, 9-10 महीने तो गर्मी पड़ती है, 1-2 महीने ठंड पड़ती है। तो हमें उस नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हीट, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक रेट फास्ट करके उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो वो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से सूट नहीं करती हैं। इस वजह से हम लोग को कहा जाता है कि वेजिटेरियन बनिए, जो कि सही है, करेक्ट है, क्योंकि हम उसको इजिली डाइजेस्ट कर पाएंगे। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत ठंड पड़ती है, तो नॉनवेज खाएं तो उनके लिए अच्छा है। अच्छा, रिलीजन्स में भी इसलिए ऐसा हो जाता है कि क्रिश्चियंस कहेंगे भाई नॉनवेज खाया जाए, मुस्लिम्स कहेंगे नॉनवेज खाया जाए, हिंदू कहेंगे नहीं खाया जाए। अरे भाई, जो रिलीजन जहां पर डेवलप हुआ वही खान पान है, और रिलीजन कुछ नहीं है। इसलिए मैंने बताया था रिलीजन के पीछे मत पड़ो, वो तो सिर्फ उस एरिया के लोगों के लिए क्या बेहतर है वो रिलीजियस बुक्स में लिख दिया गया। अब क्लियर हुआ ना? रिलीजन इज जस्ट आर्ट ऑफ लिविंग, करेक्ट। तो इसलिए हिंदुओं में क्या कहा जाता है, क्योंकि सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो अपन लोगों को, जैसे मैं इसीलिए एज ए डॉक्टर भी हूं और हर तरह से जानता हूं, इसलिए मैं नॉनवेज नहीं खाता, क्योंकि हमारे लिए नॉनवेज करेक्ट नहीं है। अगर मैं यूरोप में रहता तो मैं नॉनवेज खाता। अब क्लियर हो गया सबको? क्योंकि अगर आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो आधी दुनिया तो भूखे भूख से मर जाएगी, क्योंकि फिशेस ही मैक्सिमम फूड है, पता है आपको? ये दुनिया में सबसे ज्यादा एज ए फूड क्या यूज किया जाता है? फिश। और 2/3 पार्ट में वाटर है, पानी है। खेती तो नहीं कर सकते ना समंदर में, तो ऐसे ऐसे जो आइलैंड्स हैं, कंट्रीज हैं, वो कहां से अनाज लेंगे? वो तो फिश पे ही डिपेंड करेंगे ना। तो इसलिए नॉनवेज, और फिश बेस्ट नॉनवेज है,
क्योंकि इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर कोई नॉनवेज खाता है तो उसे फिश खानी चाहिए, बाकी नहीं। बाकी तो रिलीजन में कह दिया गया कि अपना जीव हिंसा पाप है और ये है और वो है, वो सब ठीक है। मैंने उसका साइंटिफिक रीजन बताया। क्लियर है? अब ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा बेटा अरेबिक वाला। ये पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। तो अगर आपको किसी प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करना है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही रिकॉग्नाइज करोगे ना। तो लिखो इट इज अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। इट इज अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, वही एन टर्मिनल इधर और इधर सी टर्मिनल। सी टर्मिनल और ये क्या है? एन टर्मिनल। तो सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो राइट साइड में एन टर्मिनल या सी टर्मिनल, तो आंसर आएगा सी टर्मिनल। यस, इट इज क्वाइट अनस्टेबल। इट इज क्वाइट अनस्टेबल। ओके, बट for identifying sequence of amino acid, this is best. So please note down, primary structure is best for recognizing sequence of amino acids. Primary structure is best for identifying sequence of amino acids. Best for identifying sequence of amino acids. Best for identifying sequence of amino acids. Most unstable आपको बता ही दिया। Newly formed protein on ribosomes have this primary structure. Have this primary structure. जो नई नई बनती हैं उनमें यही primary structure होता है। So thank you very much. Tomorrow we will study about what? Secondary structures. बहुत इंपॉर्टेंट है secondary structure, tertiary structure. ठीक है, तो वो अच्छे से समझना है, अगली क्लास में बहुत अच्छे से समझाएंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।